इसराइली सिपाही अली के चारों तरफ फैल गए। हथकड़ियों और बेड़ियों समेत उसे बाहर लाया गया और फिर तकरीबन 200 गज का फासला तय करवा के वो उसे एक कोठरी के पास ले गए। पहली क़यामगाह की निस्बत ये कोठरी कुशादा थी और यहाँ चारपाई मौजूद थी जिस पर गद्दा भी पड़ा हुआ था। सिपाहियों ने उसकी हथकड़ियां और बेड़ियां खोल दी और उसे कोठरी में छोड़कर बाहर निकल गए। अली के होंठों से बड़बड़ाहट निकली, बैरक नंबर 21, और वो चारपाई पर बैठ गया। मैं कौन हूँ? वो जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ। हाँ, पाकिस्तान मेरा वतन है। पाकिस्तान, पाकिस्तान। उसके कानों में बंसी की मधुर तानें गूंजने लगी। बैलों के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज बांसुरी की उन तानों में घुल मिल गई। मेरा वतन। बुल्ले शाह की बस्ती पंजाब की हसीन रिवायतों का अमीन, मेरा छोटा सा शहर कसूर, सादा दिल और सच्चे इंसानों की बस्ती, जहां मुल्क और कौम पर मर मिटने के जज्बे परवान चढ़ते हैं, जहां माएं अपने नौमौलूद बच्चों को वतन की अजमत पर मर मिटने वालों की दास्तानें लोरियों में सुनाती हैं, जिसने हर दौर में अजमत के मीनार खड़े किए हैं, जिसने हर कठिन मरहले पर अपने सीने पर परवान चढ़ने वालों का खून वतन को दिया है, जिसने कभी वतन की मोहब्बत कर्ज नहीं रखी। हाँ, मैं उसी दलेर शहर का रहने वाला हूँ। उसी जमीन में मेरी नमूद हुई है। जिंदगी अगर रंगों से इबारत है तो उसकी इब्तिदा उसी वादी से हुई होगी। हुस्न अगर सच्चाई है तो उस वादी का हर मोड़ अपने दामन में सदाकत की दास्तान लिए हुए है। हुस्न महबूब का खमीर यकीनन इसी मिट्टी से उठा होगा। मुझे उस सरजमीन से अकीदत है। ये मेरी मिट्टी है और मेरी हर सांस में उसकी खुशबू रची हुई है। गो मैं वतन से हजारों मील दूर 7 पहाड़ियों के शहर सैन फ्रांसिस्को में था, लेकिन मेरी हर रात अपने वतन के हसीन ख्वाबों से सजी हुई थी। मुझे अपनी बस्ती का चप्पा चप्पा याद आता था। इस सुबह भी मैं अपने तवीलो अरीज मकान के वसी सहन में बैठा हुआ था। दालान के कुशादा तख्त पर अब्बा हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और सहन के आखिरी सिरे के बाद नजर आने वाले 3 दरों के दालान में रहीमुद्दीन चचा भैंसों के लिए कट्टी करने वाली मशीन चला रहे थे कि धड़ाम धड़ाम की आवाजें आईं और मेरी आंख खुल गई। मेरे शहर की हसीन बस्ती मेरी निगाहों से ओझल हो गई और मोटे हरबंसी के चेहरे के झाड़ झनकार नुमाया हो गए, जो हस्बे दस्तूर उल्टा खड़ा होने की कोशिश में मसरूफ था और हमेशा की तरह आज भी नाकाम था। ये उसके गिरने की आवाज थी जो मुझे ख्वाबों की दुनिया से हकीकी दुनिया में खींच लाई। मेरी खूंखार निगाहों के जवाब में उसने बेबसी से मेरी तरफ देखा और फिर किसी सहमे हुए बच्चे की मानिंद निगाहें झुका ली। उस गधे की यही अदाएं मेरे गुस्से को ठंडा कर देती थीं। मुझे अगर कभी गुस्सा आता तो वो इस तरह सहम जाता था जैसे मेरे नाज उठाना उसका फर्ज हो। मैंने नाखुशगवार लहजे में कहा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे मोटे। उसने सांस बंद करके पेट अंदर करते हुए कहा, माफ कर दो भाई जी। यार क्या बताऊं, बस ये उल्टा नहीं खड़ा हुआ जाता, वरना बाकी वर्जिशें तो मैंने अच्छी तरह सीख ली हैं। देखो कुछ फर्क पड़ा या नहीं? मैंने दांत पीसते हुए कहा, फर्क सिर्फ एक शक्ल में पड़ेगा हरबंस। किसी सुबह मैं तुम्हारे पेट में चाकू उतार कर सारी आंतें ओजड़ी बाहर निकाल दूं। उसके बाद ना अंदर कुछ होगा ना तुम मोटे नजर आओगे। हरबंसी ने हस्बे दस्तूर खड़ी उर्दू में कहा, ओ यार क्यों नाराज हो रहे हो? देखो तो 9 बज रहे हैं और फिर छुट्टी एक दिन की होती है। पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन देर तक सोकर सुबह उठने की आदत क्यों बिगाड़ी जाए? मैंने कर्ब से कहा, मोटे तू नहीं जानता कि तू मुझसे क्या छीन लेता है। हरबंसी ने गहरा सांस लेकर कहा, ओ जी छोड़ो भाई जी, साली कोई भूरे बालों वाली लौंडिया होगी तुम्हारे ख्वाबों में। बिला वजह बात आगे बढ़ जाती, जाग जाना ही अच्छा हुआ। मैंने कंबल बदन के गिर्द लपेटते हुए मसहरी के तकिए से पुश्त लगाकर कहा, इसके अलावा भी और कुछ सूझता है तुझे? जा चाय ला मेरे लिए, वरना इस सर्दी में तेरा गर्म खून पी जाऊंगा। मोटा भैंसा कहीं का। सोचा था 10-11 बजे तक सोऊंगा, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा और हरबंसी नंगे बदन ही किचन की तरफ भाग गया। मैं मुस्कुराती निगाहों से उसे देखता रहा। हरबंसी हरियाणा का सिख नौजवान था। बर्कली यूनिवर्सिटी में वो कानून पढ़ रहा था, लेकिन बजाते खुद हर किस्म की लाकानूनियत का शिकार था। तालीम से ज्यादा उसे सिन्फ नाजुक से दिलचस्पी थी। लड़कियां हर वक्त उसके आसाब पर सवार रहती थीं। पहले उसका जिस्म मुतनासिब था, चूंकि बेहद खुश खुराक था, खा रहा था और मोटा हो रहा था, लेकिन अपने मोटापे से हर वक्त फिक्रमंद रहता था और इस कोशिश में मसरूफ रहता था कि किसी तौर उसका वजन घट जाए।
उसकी ذाती किताबों में कानून की किताबों से ज्यादा मुख्तलिफ अक़साम की वर्जिश की किताबें और सेहतमंद रहने के राज वाली किताबें थीं। हसीन लड़कियों को कैसे मुतासिर किया जाए, उसने गुफ्तार, पुरकशिश रहने के राज जैसी किताबें भी उसकी दिलचस्पी का मरकज थीं। लेकिन जो वो वर्जिश कर रहा था, पुरकशिश बनने की कोशिश कर रहा था, बतदरीज उसकी सरकश तोंद बाहर आती जा रही थी। और उसकी वाहिद वजह उसकी खुशखुराकी थी। बिला वजह शराब पीता था और नशे में ऊट पटांग हरकतें करता। मुझे उसकी इन आदतों से चिढ़ थी, लेकिन वो इतना मासूम था कि उससे अलग होने को दिल भी नहीं चाहता था। हरबंसी को अपनी दाढ़ी और सर के लंबे केस सख्त नापसंद थे, लेकिन वो मजबूर था और उनसे छुटकारा नहीं पा सकता था। उसकी वजह यह थी कि उसके वालिद श्रीमान गबरू सिंह एक बड़े कारोबारी थे और हर तीसरे चौथे माह अमेरिका आते रहते थे। जब वो अमेरिका आते, अपने बेटे से सैन फ्रांसिस्को में मिलने भी जरूर आते और 2-3 रोज हरबंसी के साथ गुजारते। वो कट्टर मजहबी आदमी थे और उनकी सख्त हिदायत थी कि हरबंसी अमेरिका में रहकर मजहब के उसूलों को न भूल जाए। हरबंसी का कहना था कि वो इंतहाई सख्त इंसान हैं और अगर उन्हें पता चल जाए कि हरबंसी के दिल में कभी मजहब के उसूलों से दूर हटने का ख्याल भी आया है तो उसी वक्त अमेरिका से वापसी हो जाएगी। और हरबंसी ये नहीं चाहता था। वो कहता, मैं दोहरी मुसीबत का शिकार हूँ भाई जी। अमेरिकन लड़कियां मेरी दाढ़ी और सर के बाल छू छू कर देखती हैं और उनके बारे में पूछती हैं कि ये क्यों है, और श्रीमान जी कहते हैं कि ये क्यों ना हो। और मैं उसे कहा करता, तुम बेवकूफ हो हरबंस सिंह, सैन फ्रांसिस्को में तुम तन्हा सिख नहीं हो, दूसरे भी हैं, और फिर ये मगरबी लड़कियां तो इनफिरादियत की शायक होती हैं। तुम इन्हें दूसरों से मुनफरिद नजर आते होगे, शायद इसीलिए वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जे रहती होंगी। वो मायूसी से कहता, कहाँ रहती हैं भाई जी, एक एक के पीछे हफ्तों भागना पड़ता है। उसकी ख्वाहिश थी कि लड़कियां हर वक्त उसके गिर्द चकराती रहें, उसके लिए रकाबतें चलें, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता था। मेरीन हॉस्टल के एक कुशादा कमरे में हम दोनों साथ ही रहते थे और इस साथ को कई साल गुजर गए। बहरुल काहिल के साहिल पर वाक़े सैन फ्रांसिस्को का शुमार दुनिया के हसीन तरीन शहरों में होता है। एशियाई सयाहों और एशियाई आबादकारों के असरात यहाँ नुमाया नजर आते हैं। यही वजह है कि यहाँ एशियाई उलूम की एक बाकायदा अकेडमी कायम है। बर्कली ओकलैंड ब्रिज के उस पार सैन फ्रांसिस्को से सिर्फ चंद मील दूर है। चुनाचे छुट्टी के दिन बर्कली में रुकना हिमाकत तस्वुर किया जाता था। बर्कली के तमाम तालिबे इल्म इतवार की छुट्टी सैन फ्रांसिस्को में ही गुजारते हैं और उस दिन बर्कली तकरीबन वीरान हो जाता है। दुकानें बंद, कैफे बंद, यहाँ तक कि सड़कें और फुटपाथ भी आराम करते नजर आते थे। दूसरी तरफ सैन फ्रांसिस्को की सड़कों की रौनक और बढ़ जाती। उस शहर की सड़कों पर शबाब की सरमस्तियां बिखर जाती थीं। खुशपोश बूढ़ी औरतें और मर्द उनके दोष बदोश हसीन दोशीज़ाएं कीमती लिबास में मलबूस महवे खिराम नजर आती। मौसम सरमा में बहरुल काहिल की बर्फानी मौजों से हरबे मुस्तार लेकर शहर पर हमलावर होने वाली हवाओं से बचने के लिए जब हुस्न शबाब की देवियां कीमती फर के कोट ज़ेबतन करती तो उनके हुस्न की रानाइयां कुछ और निखर जाती। स्कूल ऑफ लॉ में कानून की तालीम हासिल करने के साथ साथ मैं हसीन सैन फ्रांसिस्को की जिंदगी के दूसरे पहलुओं से भी बेबहरा नहीं था। उस रोशन शहर की दिलचस्पियां मुझे भी पसंद थीं। बादलों से ढकी फजाओं के नीचे रवां दवां जिंदगी में मेरा भी हिस्सा था और यहाँ की तफरीगाहें मेरे लिए अजनबी नहीं थी। खास तौर से छुट्टी का दिन मैं भी दूसरे लोगों की मानिंद यहीं गुजारता था। वालिद साहब बहुत बड़े जमींदार थे। जमीनों की बेपनाह आमदनी ने हमें एक खुशहाल खानदान की हैसियत से नुमाया कर दिया था। मैं उनका सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन मेरी विलादत के बाद वालिदा का इंतकाल हो गया। 5 साल वालिद साहब ने वालिदा के सोग में गुजारे। वो दूसरी शादी करने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन मर्द के लिए ये एक मुश्किल काम होता है, और मर्द भी वो जो खानदानी रिवायात और उसकी आला अक़दार का कायल हो। चुनाचे लोगों के मजबूर करने पर वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली वालिदा से मेरे 6 भाई पैदा हुए, लेकिन मेरी परवरिश मेरे नाना नानी ने की। वालिद साहब ने भी पूरी तवज्जो दी थी। उनके जहन में शायद ये ख्याल था कि कहीं सगी माँ की अदम मौजूदगी मुझे महरूमियों का शिकार न कर दे। अमेरिका में भी ये ख्याल रखा जाता था। चुनाचे मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा रकम मुझे मिलती थी और मैं निहायत ऐश की जिंदगी गुजार रहा था। सैन फ्रांसिस्को की ऐश गाहें मेरे कदमों की पहुंच से दूर नहीं थी। कुर्ब जवार की लातादाद तफरी गाहें मैं बार बार देख चुका था। बहुत से लोगों से दोस्ती थी और इतवार के दिन मैं अक्सर उनसे मिलने चला जाता। हरबंसी ने उम्दा चाय की प्याली मेरे हाथ में थमा दी और दूसरी प्याली लेकर खुद बैठ गया। वो अब भी नंगे बदन था और उसके सीने और शानों पर रीछ जैसे बाल अजीब नजर आ रहे थे। इस सर्दी में जबकि मुझे कंबल भी नाकाफी महसूस हो रहा था, हरबंस को नंगे बदन और मौसम की शिद्दत से बेपरवाह देखकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ और मैंने पूछ ही लिया, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही हरबंस? वो चौंक पड़ा।
और चाय की प्याली उसके हाथ में कांपने लगी। दूसरे लम्हे उसकी कपकपाती आवाज सुनाई दी। मैं भी यही सोच रहा था भाई जी कि कोई बात है, सर्दी ही तो लग रही है मुझे। उसने जल्दी से उठकर अपनी मसहरी से कंबल उठाया और अपने बदन से लपेट कर बैठ गया। बोला, तो फिर आज का क्या प्रोग्राम है भाई जी? मैंने जवाब दिया, कोई खास नहीं, बस सैन फ्रांसिस्को जाऊंगा और दिन वहीं गुजारूंगा। वो बोला, किसी गर्लफ्रेंड के साथ? मैंने चाय का घूंट लेते हुए कहा, कोई है ही नहीं। हरबंस बेतुके अंदाज में मुस्कुराकर बोला, यारों से अड़ रहे हो भाई जी। वो नैन्सी, बारबरा और वो चीनी लौंडिया लुईशी क्या मेरी रिश्तेदार हैं? मैंने कहा, यकीन करो हरबंस, इनमें से किसी के साथ कोई प्रोग्राम नहीं है। वो बोला, तब आज मेरे साथ चलो। मोरा बड़ी खुश इखलाक लड़की है, उसने मुझे दोपहर के खाने पर बुलाया है, शाम तक का प्रोग्राम उसी के साथ है। चलो भाई जी, मजा आ जाएगा। मैंने पूछा, मोरा कौन है? वो बोला, लड़की है, बहुत खूबसूरत लड़की है, आजकल मेरे ऊपर मेहरबान है, कई बार मेरी दावत कर चुकी है, लेकिन कुछ परेशान भी रहती है मेरी तरफ से। इसकी वजह शायद ये है कि मुझ बेवकूफ को इजहार इश्क करना नहीं आता, बस कोई ना कोई गलती हो जाती है। यार न जाने ये सलीका कब आएगा मुझे। हरबंस ने उदासी से कहा। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, आ जाएगा हरबंस, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। हरबंस ने पूछा, तो चलोगे मेरे साथ? और मैंने उससे वादा कर लिया। दर हकीकत कोई खास प्रोग्राम नहीं था। सैन फ्रांसिस्को में रहने के बावजूद मैं मुकम्मल पाकिस्तानी था। शराब से मुझे नफरत थी, कई मकामी और गैर मकामी लड़कियों से दोस्ती भी हुई थी, लेकिन सिर्फ दोस्ती की हद तक। अखलाकी हुदूद से तजावुज मुझे पसंद नहीं था। जो कुछ मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता वो उनकी समझ में नहीं आता था और नतीजे में वो दूर हो जाती थी। बारबरा तो बाकायदा नाराज हो गई थी। चौथी मुलाकात में उसने मुझे अपने यहाँ मदऊ कर लिया था। रोडवेल के एक हसीन फ्लैट में वो अपने वालिदैन के साथ रहती थी, लेकिन मैं उसके घर नहीं गया। दूसरे दिन टेलीफोन पर उसने मुझसे काफी सख्त गुफ्तगू की। उसने कहा कि हम एशियाई होते ही अहमक हैं। उसके ख्याल में मैंने उसके साथ निहायत नाशाइस्ता सलूक करके उसकी बेइज्जती की थी, लिहाजा उसने मुझे हुक्म दिया कि आइंदा मैं उसके करीब भी ना फटकूं। और मैं आज तक उसके हुक्म की तामील कर रहा था। और भी बेशुमार वाक़यात थे जो वहाँ की जिंदगी का जुज़्व थे, लेकिन मैं अपने तौर पर मुतमईन था। मेरी जिंदगी पर कोई दबाव नहीं था। लड़कियों में मुझे लुईशी पसंद थी, चाइना टाउन में रहती थी और एक तफरीगाह में मेरी दोस्त बन गई थी। सैन फ्रांसिस्को की परवरदा होने की वजह से वो यहाँ की जिंदगी से मुतासिर थी। उसे मौसीकी से बहुत लगाव था। क्लबों में भी वो अक्सर जाती रहती थी, लेकिन उसके साथ ही उसे अपनी रिवायात का भी ख्याल था और उसने कभी औरत के मेयार से गिरने की कोशिश नहीं की थी। मुझे जब भी उससे मिलना होता मैं चाइना टाउन चला जाता, जहां उसकी माँ और बाप मिलकर फरकोट की एक शानदार दुकान चलाते थे। बस ये दिलचस्पियां थी मेरी, और सबसे पहले तालीम, जिस पर मेरी पूरी तवज्जो थी। दिन को 11:30 बजे हरबंसी तैयार हो गया। खूबसूरत तराश के सूट ने उसकी बाहर निकल आने वाली तोंद किसी हद तक छुपा ली थी और वो स्मार्ट नजर आ रहा था। गहरे नीले रंग के सूट पर उसने सुर्ख पगड़ी बांधी थी जो खूब जच रही थी। मैंने भी लिबास तब्दील कर लिया और हम दोनों हॉस्टल से बाहर निकल आए। बर्कली सुनसान पड़ा हुआ था। शहर में इक्का दुक्का होटल खुले हुए थे। हम दरमियानी पुल उबूर करके सैन फ्रांसिस्को में दाखिल हो गए और फिर हरबंस सिंह ने अपनी खूबसूरत स्पोर्ट्स कार एक खूबसूरत इमारत के सामने रोक दी। लिफ्ट से ऊपर चढ़ते हुए उसने गिड़गिड़ाते हुए मुझसे पूछा, भाई जी, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैंने ताज्जुब से पूछा, क्या मतलब? वो बोला, कोई ऐसी वैसी बात ना कह देना मेरे बारे में कि मेरी हंसी उड़े। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। जिस फ्लैट के दरवाजे पर हम रुके थे उस पर पीतल की एक खूबसूरत प्लेट लगी हुई थी जिस पर आइजैक जोहान लिखा हुआ था। मैंने पूछा, ये मिस्टर आइजैक जोहान कौन है? वो बोला, मोरा का पूरा नाम मोरा जोहान है। मेरा मतलब है मिस्टर जोहान उसके डैडी हैं। मैंने कहा, तो वो यहूदी है। हरबंसी ने कहा, होगी, हमें इससे क्या। उसने बेल बजा दी, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं मुताज्जिब नहीं था, लेकिन यहूदियों से मिलकर मुझे खुशी नहीं होती थी। बर्कले यूनिवर्सिटी में लातादाद यहूदी तालिब इल्म थे, लेकिन हमारा उनसे कोई रब्त ज़ब्त नहीं था। वो खुद भी पाकिस्तानियों और अरबों से दूर रहते थे और अपनी अलग महफिल जमाते थे। दरवाजा खोलने वाली एक दुबली पतली शोख सी लड़की थी। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं और मुस्कुराहट में दिलकशी थी। बड़े अखलाक से उसने हम दोनों का इस्तकबाल किया। हरबंसी बोला, मेरे सबसे करीबी दोस्त अली यार, और भाई जी ये मोरा जोहान है। मोरा ने झुककर शाइस्ता अल्फाज में कहा, तशरीफ लाइए, और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। मोरा ने मिसेस जोहान और मिस्टर जोहान से हमारा तारुफ करवाया। मिस्टर जोहान मक्कार आंखों वाले यहूदी थे, वो आंखें जो उस कौम की सही तर्जुमान है। उनकी गुफ्तगू निहायत मीठी और शुस्ता थी। मेरे तारुफ पर उन्होंने किसी कदर मानी खेज अंदाज में गर्दन हिलाई थी,
लेकिन दौरान गुफ्तगू कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे कोई नाखुशगवार तासुर उभरता। लंच के बाद मौरा बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने एक खूबसूरत लिबास जेबतन किया और काफी हसीन नजर आने लगी। मिस्टर जोहान ने कहा, मुझे माफ करना बच्चों, मैं नहीं जानता कि तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है, लेकिन शाम को 6 बजे से 7 बजे तक का वक्त तुम लोग मुझे दे सको तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँगा। हरबंस ने कहा, जरूर मिस्टर जोहान, कोई खास बात है? मिस्टर जोहान बोला, हाँ, मैं और मेरी बीवी तुम लोगों को एब्रन हॉल में खुशामदीद कहेंगे, जहाँ एक छोटी सी तकरीब है। तुम लोगों को उस तकरीब में शामिल होकर खुशी होगी। हमारी बजाय मौरा ने कहा, हम जरूर पहुंच जाएंगे डैडी, वादा। और उसके बाद हमारे बोलने की गुंजाइश नहीं रही। मौरा भी हमारे साथ उस छोटी सी स्पोर्ट्स कार में ठुस गई और हरबंसी ने स्पोर्ट्स स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। सैन फ्रांसिस्को की तफरीगाहों में खूब रौनक थी। लोग पूरे जोशो खरोश से वीकेंड मना रहे थे। पार्क हाप्टर में हमने उम्दा सी कॉफी पी, क्रेनबेयर में ट्रॉली की सैर की और शाम 4 बजे आइस फॉलेज क्लब पहुंच गए, जहां बर्फ के खेल पेश किए जा रहे थे। अपनी नशिस्तें हासिल करके हम अंदर दाखिल हो गए। थिएटर की इमारत के गिर्द एक कुशादा अहाता था और उसी अहाते में बर्फ के खेल का स्टेज बना हुआ था। उस जगह कई इंच मोटी बर्फ की तह नजर आ रही थी और ये बर्फ आईने की तरह शफाफ और चमकदार थी। खेल शुरू होने का ऐलान हुआ और पहली फनकार ने तूफानी दौड़ लगाई। ये एक नौउम्र लड़की थी। पस मंजर में मध्यम मौसीकी की लहरें उठ रही थीं और फनकार अपने खेल का मुजाहिरा कर रहे थे। मौरा बहुत बातूनी लड़की थी। वो खेल के दौरान मुसलसल बोले जा रही थी। वैसे उसकी बातें गैर दिलचस्प नहीं थी। मैं भी उसकी बकवास से लुत्फानंदोज हो रहा था। अलबत्ता हरबंसी को बहुत कम बोलने का मौका मिल रहा था और वो किसी कदर परेशान नजर आ रहा था। 5:30 बजे ये शो खत्म हुआ और हम बाहर निकल आए। मौरा ने घड़ी देखकर कहा, क्या ख्याल है, अब हम एब्रन हॉल चलें? मैंने पूछा, वहाँ किस किस्म की तकरीब है मिस जोहान? वो मुस्कुराई, बोली, ये तो आपको वहाँ चलकर ही मालूम होगा। मैंने कहा, अगर आप लोग महसूस न करें तो मैं इजाजत चाहता हूँ। वो बोली, हरगिज नहीं मिस्टर अली, मैंने आपकी तरफ से डैडी से वादा कर लिया है। वो क्या सोचेंगे मेरे दोस्तों के बारे में? मौरा ने आजिज़ी से कहा और उसके लहजे की वजह से मैं खामोश हो गया। न जाने क्यों मुझे एक उलझन का एहसास हो रहा था। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि जैसे कोई खास बात होने वाली है। बाहर सूरत काट के उल्लू हरबंस ने स्पोर्ट्स कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी और वो सुस्त रवि से एब्रन हॉल की जानिब बढ़ने लगी। वक्त का ख्याल रखा गया था, इसलिए ठीक 6 बजे हम एब्रन हॉल पहुंच गए। हॉल की खूबसूरत इमारत के सामने सैकड़ों कारें खड़ी थीं और लाउंज में गैर मामूली गहमा गहमी नजर आ रही थी। बेशुमार मर्द औरतें तेज तेज कदमों से हॉल की जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। मैंने देखा कि हॉल में दाखिल होने वाले मर्द जेब से एक स्याह रंग की टोपी निकाल कर पहन लेते थे, लेकिन जहां हॉल में बहुत से लोग बगैर टोपी के भी नजर आ रहे थे, ये गैर यहूदी थे जिन्हें यहाँ आने की मुमानियत नहीं थी। हॉल के दरवाजे पर मिस्टर जोहान ने हमारा इस्तकबाल किया। वो खुद भी स्याह टोपी पहने हुए थे। उन्होंने एहतराम के साथ हमें हमारी नशिस्तों पर पहुंचा दिया और फिर खुद भी हमारे नजदीक एक नशिस्त पर आकर बैठ गए। मैं अपनी उलझन में इजाफा महसूस कर रहा था। स्टेज पर अनाउंसर की आवाज उभरी और फिर एक यहूदी ने आकर इब्रानी जबान में दुआएं पढ़ी। उसके बाद एक और शख्स उठा जो सदर जलसा था। उसने जुमला हाजरीन का जलसे में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया और बोला, ये जलसा आम है जिसमें सहूनी और गैर सहूनी सभी को दावत दी गई है। हम चाहते हैं कि वो भी जो हम में से नहीं हैं हमारे दरमियान आएं और हमारे मकासद समझकर हमारी जिद्दोजहद की हिमायत करें। मैं उन लोगों का खास तौर पर मशकूर हूँ जो गैर यहूदी हैं और जहमत करके हमारी दावत पर यहाँ आए हैं। अब जलसे की कार्रवाई का आगाज होता है। मुझे उम्मीद है कि अमेरिका के यहूदी मुत्तहिद होकर सहूनी तहरीक को कामयाब बनाएंगे और रियासत इसराइल को मुस्तहकम और खुशहाल बनाने की भरपूर जिद्दोजहद करेंगे। मेरे जहन में नफरत उभर आई। मैंने खूंखार निगाहों से हरबंस सिंह को देखा। मेरे इस तरह घूरने से वो घबरा गया। उसने कहा, वाहे गुरु की कसम भाई जी, मुझे नहीं मालूम था ये तकरीब कैसी है। मैंने कहा, ये अच्छा नहीं हुआ हरबंस, ये अच्छा नहीं हुआ। वो बोला, मैं शर्मिंदा हूँ भाई जी, और उस सुसरी से तो मैं बाद में निमट लूंगा। मैंने नफरत भरी निगाहों से सदर जलसा को देखा जो यहूदियों की तारीख दोहराते हुए कह रहा था कि यहूदी खुदा की महबूब कौम है। गैर यहूदी दुनिया की गैर मुतहदा कुव्वत भी दुनिया की नस्ली और माशरती इनफरादियत को खत्म नहीं कर सकती। उसके बाद सदर ने जलसे के मेहमान खुसूसी को मुतारिफ करवाया और तालियों की गूंज में मेहमान खुसूसी ने अपनी सख्त मुतासिबाना तकरीर शुरू की। ये कोई कट्टर और मुतासिब यहूदी था। उसकी तकरीर सख्त जारहाना थी। उसने अरबों पर तरह तरह के इल्जामात लगाए, उन्हें वैशी, गैर मुहज्जब और कानून शिकन बताया।
उसने कहा कि अरब कानून शिकन है, ये एक ऐसी कौम है जिसे तहजीब व सकाफत से कभी कोई लगाव नहीं रहा। उसने सबूत के तौर पर इस्लामी तारीख के वाकयात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और निहायत लग़्व गुफ्तगू शुरू कर दी। उसने कहा अरब वो कौम है जिसमें कभी कोई मुहज़्ज़ब माशरा या हुकूमत नहीं रही। आज भी उस कौम में जंगल का कानून राइज है। अरबों के माशरे के बारे में उसने बड़ी रकीक बातें कही। उसने कहा कि अरब आम तौर से 4 बीवियां और कनीज़ें रखते हैं। इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। उनके माशरे में औरत की जो ज़ुबूं हालत है वो दुनिया के किसी माशरे में नहीं मिलती। उस मुतासिब यहूदी ने इस्लामी तारीख के हक़ाइक़ को जिस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया था, उस पर मेरा खून खौलने लगा। मेरी रूह और मेरे दिमाग को नाकाबिल बयान तकलीफ हो रही थी और मेरी आंखें सुर्ख होती जा रही थी। मेरे नजदीक बैठे हुए लोग मेरी इस कैफियत से नावाकिफ थे। दफतन मेरी निगाहों में अपने घर का आंगन उभर आया। सहन में तख्त पर बैठे हुए मेरे वालिद ने हुक्के की नए मुंह से निकाल कर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। बेटे, हक की जबान कैसर व किसरा के दरबार में नहीं रुकी। हक गो सरदार खड़े होकर ऐलान हक करते हैं। अगर अमेरिका की ऐश कोश जिंदगी ने तुम्हारे खून से सुर्खी छीन ली है तो तुम्हें कसम है अपने ईमान की, अपने वजूद की, अपने खुदा की। उसी जगह खड़े होकर अपने मजहब की तब्दीली का ऐलान कर दो और आज से खुद को अली जार न कहो। और अगर ये नहीं कर सकते तो इस बदबातिन शख्स की यावागोई का मुंह तोड़ जवाब दो। अली यार, तुमने सरजमीन कसूर पंजाब में आंख खोली है। तुम्हारे आबा व अजदाद में किसी ने मसलहत कोशी की जिंदगी नहीं गुजारी। मेहमान खुसूसी की तकरीब खत्म हो गई और दावत दी गई कि अगर कोई शख्स सेहूनी तहरीक के बारे में कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। और उसके बाद मेरे लिए बैठे रहने का इजारा नहीं था। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और फिर मेरे कदम डाइस की तरफ उठ गए। जब मैं डाइस पर पहुंचा तो हॉल तालियों से गूंज उठा। अनाउंसर मेरे नजदीक आकर झुका। उसने कहा, मोहतरम मुकर्रर के नाम का ऐलान करना चाहता हूँ। मैंने उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे धकेल दिया और इस धक्के से वो पीछे हट गया। तब माइक पर मेरी आवाज उभरी। यहूदी मस्खरे ने इस माइक का सहारा लेकर इस्लामी तारीख के बारे में जो कहा है, मेरा ख्याल है तालीम याफ्ता यहूदी खुद इस बकवास की हकीकत से वाकिफ होंगे। मैं उन मस्ख शुदा हक़ाइक़ के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि इस्लामी तारीख की कुतुब अमरीका में भी मौजूद हैं और स्याफाम अमरीकी उनसे इस्तिफादा करके मुशर्रफ बा इस्लाम हो रहे हैं। यहूदी प्रोपेगेंडे को इस नाकामी से शर्मसार होना चाहिए। यहूदी अमरीका पर तसल्लुत रखने के बावजूद इस्लाम की रोशनी को बुझाने में नाकाम रहे। सारी दुनिया जानती है कि सहूनियों ने अरब के कल्ब में इसराइल का जहर आलूद खंजर पैवस्त किया है। इस गासिब कौम ने दूसरी जंग अजीम के बाद अपनी साजिशों के जरिए फलस्तीन को बरतानिया के ज़ेरे इक़्तिदार दे दिया था। उस वक्त फलस्तीन की आबादी 7 लाख थी और उन 7 लाख फलस्तीनियों में सिर्फ 10वां हिस्सा यहूदी और ईसाइयों का था, जबकि 90% अरब मुसलमान थे। बरतानवी बालादस्ती कायम होने के बाद फलस्तीन के दरवाजे यहूदियों पर खोल दिए गए और बरतानिया ने फलस्तीन में यहूदियों की आबादकारी शुरू कर दी। इसके नतीजे में फलस्तीन में जहां यहूदियों की आबादी सिर्फ 70,000 थी, 1939 में ये आबादी 7 लाख हो गई। लेकिन अब भी अरबों की आबादी उनसे कम नहीं थी। फिर अमरीकी, फ्रांसीसी और बरतानवी ताउन से दुश्मन इस्लाम डॉक्टर वेज़मैन ने सेहूनी तहरीक नामी तंजीम तैयार कर ली और जंग अजीम में तबाहशुदा बरतानिया ने अरबों के सीने में इसराइल का खंजर पैवस्त कर दिया। मुकर्रर ने अरबों को वहशी सिफत और गैर मुहज़्ज़ब कहा है। वो अगर अपने गिरबान में मुंह डालकर देखे तो उसे फलस्तीन में किए हुए मजालिम याद आ जाएंगे, जो इस हद तक गैर इंसानी थे कि उसके बाद वहशत का तसव्वुर खत्म हो जाता है। वहशी तुम हो यहूदियों। अमेरिका में बैठकर अगर तुम इस्लामी तारीख को मस्ख करने की कोशिश करो तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। यहाँ चंद मस्खरे ही तुम्हारी बातों पर गर्दन हिला सकते हैं, तारीख नहीं बदल सकती। मेरी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी और लोग दम बखुद बैठे हुए थे। दफतन किसी ने माइक बंद कर दिया और फिर चंद अफराद स्टेज पर पहुंच गए। उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़कर नीचे घसीट लिया। यहूदी नौजवान जोश में भर गए थे। वो मुझे गालियां दे रहे थे। दफतन मैंने हरबंसी को देखा। उसने किरपान निकाल ली थी और फिर उसकी गरजदार आवाज उभरी, इसे छोड़ दो। अगर किसी ने इसे हाथ लगाने की कोशिश की तो वाहे गुरु की कसम, यहाँ 2-4 खून हो जाएंगे। वो चमकदार किरपान लहराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और मेरे करीब पहुंच गया। किरपान की चमक ने रास्ता बना लिया था। उसने मुझे बाहर धकेलते हुए कहा, चलो भाई जी, उस साली मौरा की ऐसी की तैसी, उसके बाप की भी ऐसी की तैसी। यहूदी नौजवान मुमकिन है हमसे उलझने की कोशिश करते, लेकिन माइक पर दोबारा ऐलान होने लगा, काली भेड़ों को निकल जाने दो। जलसे को नाकाम बनाने की साजिश कामयाब न होने दी जाएगी। अभी जलसे की कार्रवाई बाकी है। पुरजोश नौजवान खुद को काबू में रखें, जलसा नाकाम न होने दिया जाएगा। हम दोनों बाहर निकल आए।
बाहर आकर हम कार में आ बैठे। हरबंस ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। रास्ते भर हम दोनों खामोश रहे। फिर थोड़ी देर के बाद हम दोनों हॉस्टल पहुंच गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।